क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए 12 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग आज देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। यहाँ पे आपको स्टडी प्लान डेली मिलता है, आंसर राइटिंग मेंस के लिए प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन मिलता है, डेली करंट अफेयर सुबह जो आता है 6 बजे हमारा रोज वो आपको मिलता है। साथ ही साथ रोज लाइव आपका जो है 8 बजे शाम को डाउट डिस्कशन का भी हम लोग सेशन रखते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूर। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग 9650347272 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, आज के जो हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो हैं ये वाले। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आज के टॉपिक्स हैं इकोनॉमी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 संबंधित। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन जरूर यूपीएससी पूछता है हर साल। यहाँ पर आज जो दो हैं इससे न्यूज़। पहला जो है आपका करंट अफेयर है कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस WTO में कैसे होता है, अभी किसका आया जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। तो देखिए चाइना ने एक्चुअली पहले डेवलपिंग कंट्री जो है स्टेटस ये खुद WTO ने कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है। ये खुद कंट्री बताते हैं कि हम भैया विकासशील देश हैं या फिर विकसित देश हैं, यानी कि डेवलप्ड या फिर विकासशील आपका डेवलपिंग। तो इसमें देखिए डेवलपिंग कंट्री स्टेटस है, चाइना ने खुद बताया कि हम एक डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। तो इस पर कई लोगों ने जो है आपत्ति जो है जताई है कि भाई साहब कैसे यार, ये अपर मिडिल इनकम नेशन जो है ये भी डेवलपिंग कंट्री अपने आप को बता के WTO के नॉर्म्स में जो थोड़ी बहुत ढील दे रखी है, उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है ट्रेड के जो है प्रिंसिपल्स में, उसमें ये लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। और हम लोग जो है जो वाकई में जो लोअर इनकम मिडिल इनकम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो फ़ायदा इतना नहीं पहुंच पा रहा है। तो चाइना ने ऐसा किया, इसके ऊपर जो है विवाद हो रहा है। ठीक, तो WTO एग्रीमेंट वो कौन से हैं जो विकासशील देश को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं, वो है देखिए स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। ठीक, जो विकासशील देशों को मिलता है और चाइना को भी मिल रहा है भाई साहब, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब होने के बाद, अपर मिडिल इनकम होने कंट्री होने के बावजूद भी, और खुद ही बता रहा है ये, क्योंकि WTO ने तो कहीं डिफाइन किया ही नहीं। ठीक, तो कई सारे जो है कमिटमेंट्स विकासशील देशों के लिए कुछ उदार है, फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो यहाँ पे जो WTO पैक्ट है वो एम करता है कि गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है कुछ इंडस्ट्रीज़ को वो कम करें। ठीक है, तो ताकि ट्रेड प्रैक्टिसेस फेयर एंड फ्री हो सके। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए विकासशील देशों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट और जो सब्सिडीज़ हैं उनको कम करने के लिए टाइम ज़्यादा दिया जाता है विकसित देशों से के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें हैं, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलता है भाई साहब विकासशील देशों को आपका इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस। ठीक, डेवलपिंग कंट्री कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, तो WTO ने कभी कहीं पे भी इसको परिभाषित नहीं किया है। डेवलपिंग कंट्री है या कि डेवलप्ड है ये कंट्री खुद बताते हैं। ठीक, चाइना है इसलिए थोड़ा सा इसका यहाँ पर आपत्तिजनक इस पर जो है टिप्पणी की जा रही है कि भाई साहब कैसे। अगला जो टॉपिक है वो भी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी WTO से संबंधित है। यहाँ पर बांग्लादेश का जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस है वो छिन जाएगा। तो उनके कई सारे जो, और देखो विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो स्पेशल प्रेफरेंस कुछ रहते ही हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है ट्रेड में। ठीक है ना, तो वो सब भी इनका बांग्लादेश का जो है हट जाएगा एल स्टेटस। क्यों? क्योंकि इनका जो GDP पर कैपिटा है, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद जितना भी है किसी कंट्री का XYZ मान लीजिए 100 है, तो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इट्स कंट्री, तो वो क्या आ जाएगा आपका पर कैपिटा कितना GDP बन रहा है, तो वो इंडिया से ज़्यादा हो गया बांग्लादेश का, इसलिए इससे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला स्टेटस हट जाएगा 2026 में, ऐसा बोला जा रहा है। और जो आंकड़े भी लिए गए 2021 में भारत की तुलना में तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हुई है बांग्लादेश का, तो ये हटने वाला है। जो बेनिफिट मिलते हैं LDC कंट्रीज़ को वो कई सारे जैसे हैं कि एग्जाम्पशन होते हैं कई सारे प्रावधानों से। ठीक, और जैसे अभी बांग्लादेश को क्या है LDC होने की वजह से उनको 0 ड्यूटी देनी पड़ती है, 0 कोटा होता है। जैसे कई लोग के कंट्रीज़ का ये कोटा होता है कि भैया फला कंट्रीज से ये क्वांटिटी जो है 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कोटा सिस्टम नहीं है। तो और ये सब यूरोपियन यूनियन में आसानी से 0 कोटा 0 ड्यूटी के जरिए जो है यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, लेकिन ये हट जाएगा 2026 में। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन हट रहा है, भारत की GDP पर कैपिटा से किसकी ज़्यादा हो गई है, तो वो बांग्लादेश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सोशल इश्यूज से हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका अपना चैनल है। ठीक, जो टॉपिक है वो है नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेटमो करके है। बहुत अच्छी इनकी मैप बुक आती हैं। ठीक, थीमेटिक मतलब कि विषयगत होता है। मान लीजिए आपको देखना है कोई मैप जो है, उसमें माउंटेन टेरेन से देखने है या फिर टोपोग्राफी उनकी अलग देखनी है, तो उसके अलग अलग जो है तरीके से थीम पर ये एटलस मैपिंग बनाते हैं। ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छी है। अभी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, ठीक, दृष्टि बाधित जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, तो उनके लिए ब्रेल मैप बना रहे हैं। तो मतलब वो छू के सेंस करके जो है पता कर सकते हैं, हाँ भैया ये यहाँ पे माउंटेन बना हुआ है, यहाँ पे लेक बनी हुई है। काफ़ी अच्छा किया है। हालांकि ये पहली बार इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 2017 में भी ये चीज़ कर चुके थे, लेकिन अब ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली, दक्षतापूर्ण, एफिशिएंसी इफेक्टिव तरीके से इन्होंने किया है डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इसलिए जो है ये यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होने वाला है, बेटर फीलिंग आएगी और ड्यूरेबल भी रहेगा क्वालिटी के टर्म्स में। ठीक, पहले भी ये कर चुके हैं नेटमो, लेकिन इन्होंने अभी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जो कि ज़्यादा अच्छा है। इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, ओवरऑल एनर्जी यूसेज भी कम होगा, केमिकल मोल्ड ये सब जो है अब नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक, ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है। और नेटमो जो होता है वो फंक्शन करता है एक तरीके का अटैच्ड ऑफिस, किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्त के अंतर्गत है ये नेटमो। ये जरूर याद रखना, नहीं तो जो है आपका वहाँ पे आप ये सोचोगे यार ऐसा तो नहीं किसी और जो है मिनिस्ट्री का, तो ये मिनिस्ट्री दोस्त के अंतर्गत अटैच्ड ऑफिस है। ठीक, ये यूज़फुल होगा काफ़ी ज़्यादा, ब्रेल मैप्स जो है, जो आपके दृष्टि बाधित जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। नेटमो ने स्टार्ट करी थी जर्नी अपनी 1997 से, और 2017 में इन्होंने इंग्लिश ब्रेल स्क्रिप्ट में जो है ये बनाया भी था, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको एक अवार्ड दिया था, नेशनल अवार्ड दिया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। ये इनको अवार्ड मिला था 10 फरवरी 2017 में। किसको? नेटमो को, न्यू दिल्ली में। ठीक, देखिए इनकी पहले इन्होंने बनाया 1997 में, फाइबर ग्लास लगाया, पेपर मैप बनाया, स्क्रीन प्रिंटिंग आर्ट बनाई, और फिर अब डिजिटली कर रहे हैं। ठीक, ब्रेल मैप में क्या आता है? थर्मोफोम जो होता है आपने देखा होगा, उसका उपयोग किया जाता है। स्वेल टच होता है, थोड़ा सा उठाव होता है कई जगहों पे, तो उससे सेंस करने में आसानी होती है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से ही संबंधित। देखिए खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक, ये कहाँ बनाए जा रहे हैं? काशी विश्वनाथ टेम्पल में। अभी आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है काशी विश्वनाथ, वहाँ कॉरिडोर गलियारा बनाया गया था, तो कई सारे लोग जो काम कर रहे थे वो नंगे पाँव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चमड़े का, क्योंकि टेम्पल का परिसर है, चमड़े के जो है जूते चप्पल ये सब ले आना अलाउड नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी इतनी ठंड पड़ रही है यार, बिना नंगे पैरों में पैरों के जरिए मतलब काम करना इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर गर्मियों में हो रहा होता तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि पैर जल जाते हैं, तलवे जल जाते हैं। तो इसलिए एक अभी जब जूट की जो है इन्होंने चप्पलें भेंट करी प्रधानमंत्री जी ने, जो वहाँ पे श्रमिक थे उनको, तो उसी से एक क्लू लेते हुए इन्होंने क्या किया है, जो लोग वहाँ पे टेम्पल के प्रेमाइसेस को विजिट करेंगे, ठीक, उनको भी अब जो है नंगे पाँव नहीं रहना पड़ेगा, उनको एक हैंडमेड पेपर स्लीपर्स मिलेंगी। ठीक, और चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, दोनों में काम आएगी। 14 जनवरी को ये चालू किया जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये बिगन किया है। यूज़ एंड थ्रो होंगे ये। ठीक, यूज़ करिए और फिर उसके बाद आप इसको हटा दीजिए। अच्छा, थ्रो कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदगी पैदा करेगा, ये गंदगी नहीं पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है और डिकम्पोज आसानी से हो जाता है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए जूट की चप्पलें यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट करी थी वर्कर्स को। ठीक, यूज़ एंड थ्रो है और टेम्पल के परिसर में जा सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सभी में। अच्छा एक इनिशिएटिव, देखिए काफ़ी खूबसूरत भी है। और हैंडमेड पेपर, इसमें देखिए वुड फ्री, अच्छा लकड़ी का भी उपयोग नहीं हुआ है। ठीक, और आपका नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, जैसे कॉटन और सिल्क के रैग से। एग्रो वेस्ट का भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि अलाउड भी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी। गुड, अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी नाइस। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित। अब देखो क्या होता है, कई बार आप लोग सुना होगा जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिला अस्पताल होता है, लेकिन कई बार जब क्रिटिकल कोई कंडीशन में आ जाता है तो उसको कहते हैं कि भैया रेफ़र कर दिया है, रेफ़र कर दिया है, आप इसको लेके एक पर्ची वो देते हैं और रेफ़र करके आप जाते हैं किसी बड़े शहर जो भी आपके आसपास होगा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में या फिर वहाँ पे आपको भर्ती मिल जाती है। तो ये जो रेफरल वाली एक स्कीम होती है, ठीक, तो जो कि ये इसकी जो है आपूर्ति जो है पूरी करती है कि जब मान लीजिए कहीं पे जिला अस्पताल नहीं है तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना दिए जाएँ।
या फिर कुछ इस तरीके का जो सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पे किसी को मतलब सबको जो है स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिल सके, और तब जब वो जो है आपका, और सस्ती भी, ठीक, तब जब उनकी क्रिटिकल कंडीशन जा है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी 12 जनवरी यानी कि आज को तमिलनाडु में 11 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनॉग्रेट करने हैं। ठीक, 1450 सीट इसमें हो जाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा होंगी, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि स्टेट जो तमिलनाडु स्टेट है वो भी कुछ पैसा इसमें लगाएगा। और इस स्कीम का नाम क्या है? एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और रेफरल हॉस्पिटल। ठीक, अंडर द स्कीम मेडिकल कॉलेज जो होंगे वो स्टेब्लिश किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में जिनके पास अपना खुद का गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक, याद रहेगा ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट को भी कुछ इसमें पैसा देना पड़ेगा, ये जरूर याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित देखिए अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देश की अखंडता को भी बनाए रखने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा विवाद चलता रहता है, तमिल जो स्पीकिंग पीपल हैं वो हिंदी वालों से इतना वो नहीं करते हैं, पहले भी ये विवाद रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि तमिल लैंग्वेज जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? जैसे तमिल तो है ही है, ठीक, आपका मलयालम है, फिर कन्नड़ है, फिर तेलुगु है, ठीक, अभी उड़िया भी हो गई थी, और एक और कौन सी है बताइए कमेंट करके, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी? तो क्लासिकल लैंग्वेज जो तमिल है उसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ठीक, ये इंस्टीट्यूट जो है प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे 12 जनवरी आज के तारीख में चेन्नई में, ध्यान रखना इसे। और पहले जो था वो किराए पे था और जो है बढ़िया नहीं था इतना ये सेंटर, अब जो है 3 मंजिला जो है नया परिसर दिया जा रहा है और तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। और एक ऐसा प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि हिंदी बेल्ट से आता है, बहुत अच्छी एक जो है देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अच्छा कदम है। ठीक, और ये नया कैंपस जो है आपका प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमें संवर्धन करना है, प्रिजर्व संरक्षण करना है इंडियन हेरिटेज को और क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है उसके अंतर्गत। और ये पूरी तरीके से फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इसमें देखिए ये भी एक बात है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया नहीं जा रहा। 24 करोड़ है इसमें लगाए हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 3 स्टोरी का कैंपस है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका नाम ये CICT है, ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। तो ये आपका जो यूनियन मिनिस्ट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत स्वायत्त संगठन होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रमोट करेगा क्लासिकल तमिल लैंग्वेज को। इसमें रिसर्च अनुसंधान की एक्टिविटी होंगी, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि भैया कितना पुराना है, ठीक, आपका जो है कितना एंशियंट है, कितना यूनिक है तमिल लैंग्वेज, और प्रमोट करेगा क्लासिकल तमिल को। और टू सपोर्ट इट्स स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेगा। इंस्टीट्यूट जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी भाग लेगा, सेमिनार, ट्रेनिंग, और एक और इसमें काम बहुत अच्छा होगा, थिरुकुरल। ठीक, थिरुकुरल जो है आपका एक तमिल की बहुत अच्छी बुक है, महाकाव्य है मेरे ख्याल से, या बताइएगा कमेंट करके। तो इसको इंडियन की बहुत जो अलग अलग लैंग्वेजेस है उसमें और 100 फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाएगा। वेरी नाइस। तो देखिए आप लोगों ने संगम लिटरेचर पढ़ा है क्या? उसमें ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने मिलेगी। NCERT, एंशियंट NCERT जो है आपकी RS शर्मा वाली, वो पढ़िए, बहुत अच्छी है। आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं तमिलनाडु की एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक, ये देखिए यहाँ पे तमिल के जो है मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे दिखाई गई है, मनुस्क्रिप्ट सॉरी। ठीक, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ही है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो स्टेट PC एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, ऑस्कर्स हो गया, इनको पूछा जाता है। नेशनल जो फेस्ट ये होते हैं फिल्म वाले अवार्ड, इनसे फिल्म फेयर अवार्ड, इन सब से क्वेश्चन पूछता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। अभी कौन सा संस्करण था? 79th था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। अब जो नाम किस किस फिल्म को मिला वो ध्यान रखिएगा बस। इसमें किसको जो है अवार्ड दिया जाता है? बेस्ट इन फिल्म, और अमेरिकन टेलीविजन को भी दिया जाता है। ठीक, और ये चूज़ किया जाता है किसके द्वारा? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। ये सेरेमनी अभी 9 जनवरी को हुई थी। 79th संस्करण था, याद रखिएगा। पहली जो मूवी है जिसने 2 बिगेस्ट अवार्ड जीते, बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी एक कैटेगरी है, और दूसरी है बेस्ट डायरेक्टर। ठीक, तो ये पावर ऑफ द डॉग ये मूवी का नाम है, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको 2 बिगेस्ट अवार्ड मिले, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ड्रामा कैटेगरी में, और दूसरा जो इसके डायरेक्टर थे जिनका नाम है जेन चैंपियन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला।
ठीक। इसके अलावा विल स्मिथ हमारे जो है एक एक्टर हैं हॉलीवुड के, उनको अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म एक्टर के लिए। कौन सी फिल्म थी? किंग रिचर्ड। ठीक। और निकोल किडमैन जो हैं, ये एक महिला है, एक्ट्रेस हैं, इनको अपना 5th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के लिए, और फिल्म का नाम था बीइंग द रिकॉर्डोस। ठीक, याद रखना। और वेस्ट साइड स्टोरी, जिसको कि डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको मेजर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म इन कॉमेडी एंड म्यूजिकल सेगमेंट में। ठीक, ऊपर वाला जो था जेन वाला, वो था ड्रामा में। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस फॉर बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस फॉर रैकेल जैगलर एंड बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर जो है एरियाना देबोस, ये जो है दिया गया। इसके बाद एंड्रयू गारफील्ड जो है, इन्होंने जीता बेस्ट फिल्म एक्टर अवार्ड इन कॉमेडी एंड म्यूजिकल सेगमेंट में, जिसका नाम है टिक टिक बूम। ठीक, ये इस तरीके का होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 1979 संस्करण था ये। ठीक, अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आंग सांग सू की। ठीक, ये देखिए इनकी फोटो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। ये म्यांमार में, बर्मा में जो है, इन्होंने अभी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नवंबर 2021 में अपनी वो बनाई थी, 2020 में सॉरी, अपनी एक गवर्नमेंट बनाई थी। प्राइम मिनिस्टर के जैसे एक इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, उसके ये वहाँ पे पोस्ट इन्होंने संभाली थी। लेकिन काफ़ी दशकों से वहाँ पे जनता गवर्नमेंट बनी हुई थी। जनता गवर्नमेंट, ये जनता का मतलब होता है यहाँ पे यू होगा, मिलिट्री रूल था वहाँ पर। ठीक, तो उसको हटाकर काफ़ी टाइम से इन्होंने जो है आंदोलन करते हुए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट बनाई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है क्या है कि मिलिट्री गवर्नमेंट ने फिर से तख्ता पलट कर दिया, और इनको जो है हाउस अरेस्ट करके, और अब कई सारे उल्टे सीधे इनके ऊपर आरोप लगा के केस करके इनको जेल में जो सजा का जो ड्यूरेशन है, वो आप सुन के आपको हंसी आएगी, 100 साल से भी ज़्यादा इनको प्रिजन में रहना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी ज़्यादा इन्होंने अलग अलग टाइप के जो है केसेस कर रहे हैं। जैसे कि एक देखिए यहाँ पर एक है, इनको अनलाइसेंस्ड वॉकी टॉकी जो है वो रखने के लिए भैया 6 साल की सज़ा कर दी। अब ये लोग कह रहे हैं भाई साहब तमाशा है, कोर्ट रूम सर्कस चल रहा है, इस तरीके से इनको जो है इलीगली जो है उल्टे सीधे केस लगा के इनको वो किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें चले, लेकिन क्या करोगे, 76 साल की ये हैं, नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिल चुका है, और 100 साल से ज़्यादा इनके ऊपर जो है जेल के टर्म इन्होंने लगा दिया अलग अलग केसेस में। म्यांमार में जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया, 10 साल के पॉलिटिकल रिफॉर्म के बाद आई थी, खैर लेकिन फिर भी तख्ता पलट कर दिया गया है। अच्छा, आंग सांग सूकी जो हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी है, ये एक रोचक तत्व है, फैक्ट है सॉरी। और आंग सांग सूकी का जन्म 1945, बर्मीज पॉलिटिशियन हैं, ये डिप्लोमेट हैं, ऑर्थर भी हैं। 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था इनको। ठीक, स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, वो ये रहीं, और फिर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी रहीं 2016 से 21 में। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, इसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी 2011 से, और 2020 में इन्होंने जो है बनाया जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट 1 फरवरी जो है 2021 को तख्ता पलट मिलिट्री लीडर्स ने कर दिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। म्यांमार से संबंधित जो मैपिंग है वो भी आप लोग के लिए है कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स उससे टच करते हैं, किसकी बॉर्डर सबसे ज़्यादा म्यांमार से टच करती है। ठीक, काला दान प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग को आज मैपिंग में करनी है। अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित, जज रिक्यूजल, न्यायाधीशों का खंडन। यानी कि कुछ ऐसे केस होते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हितों का टकराव हो जाता है, तो जज कहता है कि भाई साहब हम इस पर्टिकुलर केस पे हम जजमेंट या फिर हम जज की तरह नहीं रहेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये चीज़ उसको बतानी है, ये किसी रूल में लिखा नहीं है कि उसको बताना जरूरी है, लेकिन कई बार बिल्कुल साफ जाहिर भी रहता है, कई बार जो है वो खुद भी बता देते हैं, लेकिन कोई बताएं ये जरूरी नहीं है। ठीक, अच्छा, अभी किस केस में और किस जो है जजेस ने किया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, DY चंद्रचूड़ जी और AS बोपन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन्होंने एक केस था कृष्णा रिवर वाटर पर, आर्टिकल नंबर 262 में आप पढ़ोगे, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है ये। तो उसी के अंतर्गत कृष्णा रिवर वाटर से संबंधित जो है एक केस था, जिसमें कि स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है विवाद कर रहे थे। तो उस पर इन दोनों ने कह दिया कि हम भाई साहब इस पर
नहीं करेंगे जजमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हितों का टकराव है। अब जैसे एक बार पहले एक ऐसा केस हुआ था, रिलायंस के ऊपर कोई केस था, तो जो सीजेआई काटजू थे उन्होंने कहा था भाई हम नहीं इसके ऊपर जजमेंट करेंगे, हम रिक्यूज कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिलायंस के हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक, शेयर होल्डर हैं, तो हम नहीं करेंगे। हम हो सकता है कि उनके जो है बायसनेस हो जाए, तो बायसनेस है या किसी तरीके का है, तो वो अपने आप को जज अलग कर लेते हैं। और जब अलग कर लेते हैं, वो हटा लेते हैं अपने को, रिक्यूज कर लेते हैं, तो फिर जो है नया पैनल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर भी होते हैं। अगर मान लीजिए अलग से कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होता है, तो सीजेआई होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, जो कि ये तय करते हैं कि किस केस पे जो जजेस का पैनल में कौन कौन बैठेगा। ठीक, ये वैल्यू एडिशन है आप लोगों के लिए। मतलब जो टॉपिक क्वेश्चन का अब करंट अफेयर का आया, वो करंट अफेयर, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड, जनरल स्टडीज, क्या सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए इसमें ये आपका प्रायर वो बता देते हैं कि हमारा पर्सनल रीजन है या फिर कोई पर्सनल एसोसिएशन है, तो हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं। अच्छा, एक और केस भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट में कोई जज थे, उन्होंने कोई जो है केस पे जजमेंट दिया, फिर ये जो जज थे हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब वही केस मान लीजिए अपील कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस के ऊपर चूंकि वो खुद ही जजमेंट पहले दे चुके हैं, तो उसका जो है जजमेंट को नकारें कैसे वो। ठीक, तो उस कंडीशन में भी, उस केस में भी वो जज जो है अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है जिसमें वो अपने आप को अलग करते हैं। इसमें प्रिंसिपल यूज होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल नंबर 21 अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये वर्डिंग आपको मिलेगी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर द ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है। हालांकि मेनका गांधी का केस जब आया 1978 वाला, तो उसके बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी भारत के संविधान में ऐड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें ये होता है उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक, कानून की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी रीजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। ठीक, तो उस केस में यहाँ पे रिक्यूज कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, कोई फॉर्मल रूल नहीं है, बता भी सकते हैं, कभी कभी जो है जग जाहिर होता है। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस यही है कि भाई साहब जब भी जज उसको लगता है कि उसका कंसाइंस विवेकाधार जो है और डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि हमें नहीं बैठना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने आप को अलग कर लेता है। सीजीआई फिर नई फ्रेश बेंच बनाते हैं, सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। अब देखिए इसमें ये इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने कवर किए 11,503 इस्टेब्लिशमेंट, उसमें 100 से कम जहां पर वर्कर काम कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में, ऐसे 11,503 में से 90% लोग थे। ऐसे ITBPO एस्टेब्लिशमेंट 30% ऐसे थे जहां पे 100 से कम लोग काम कर रहे थे एट ए टाइम। इसके अलावा जो है फीमेल वर्कर जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 32.1% हो गया है। पिछली तिमाही में जो है इसका 29.3% था। रेगुलर वर्कर जो है आपका 9 सेक्टरों में 87% है ओवरऑल, और 2% ही सिर्फ कैजुअल वर्कर है। कैजुअल वर्कर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो, इनके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस, ठीक है ना, तो मतलब सोशल सिक्योरिटी के इसमें कम होते हैं। जैसे कि EPFO के अंतर्गत जो है काफ़ी प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो है इंश्योरेंस भी होता है, पेंशन भी होता है, छुट्टियां भी होती हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, तो सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, ठीक, और आपका ये कैजुअल वर्कर ज़्यादा होते हैं। संविदा पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोग के पास जो है कंपैरेटिवली सोशल सिक्योरिटी कम होती है, और जो फॉर्मल सेक्टर है उनसे संबंधित है। ठीक, फिर 5.6% जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ वैकेंसीज हैं अ टोटल ऑफ 4.3 लाख। ठीक, वाइल मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज 6.8% वर फॉर अनस्पेसिफाइड रीजंस। उन्होंने बताया नहीं क्यों वैकेंसी, बस है ये बस उन्होंने बता दिया। और 23% तो रिज़ाइन कर दिया गया, इसकी वजह से है। 11% लोग जो है करीबन रिटायर हो गए, तो उसकी वजह से वैकेंसीज यहाँ पर आ गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। सबरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं 12 जनवरी 2022 का। देखिए डेवलपिंग कंट्री स्टेटस, चाइना ने बताया कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो लोग ने आपत्ति जनाई। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस जो है बांग्लादेश का छिन जाएगा 2026 में। क्यों? क्योंकि जो उनकी GDP पर कैपिटा है वो इंडिया से ज़्यादा हो गया है। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है
इसने अभी ब्रेल वाले मैप बनाए हैं, जो कि दृष्टिबाधित जो छात्र छात्राएं होते हैं, जिनके पास विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है मदद करेगा। और ये डिजिटली इन्होंने बनाया है, जो कि काफ़ी, इसमें पोल्यूशन भी कम है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, एनर्जी भी कम लगेगी। और ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने किया, 2017 में भी इसके लिए इन्होंने ऐसा किया था, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इनको जो है अवार्ड भी दिया था। अच्छा, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, अटैच्ड ऑफिस है, ये याद रखना। खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर जो है, ये काशी विश्वनाथ जो टेम्पल आपका अभी गलियारा बनाया गया है बनारस में, वहाँ पे जो लोग भी आएंगे विजिट करने, उन लोग को दिए जाएंगे। ये यूज़ एंड थ्रो होंगे, इसमें कोई भी वुड नहीं यूज़ किया गया, नेचुरल फाइबर्स यूज़ किया गया, तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी हैं, डिकम्पोज भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यार इतनी ठंड होती है। और ये सारे जो है, इसमें कोई लेदर वेदर का उपयोग तो हो नहीं रहा है, तो इसमें टेम्पल परिसर में आप आसानी से जा भी सकते हो। तो कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो जो है यहाँ पर लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वेरी नाइस। ये आपका KVIC जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है कमीशन, उसने ये चलाया है, यूज़ एंड थ्रो है। और जो है आपका इसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने जो जो श्रमिक थे, जिन्होंने जो काशी विश्वनाथ वाला जो है आपका ये गलियारा ये सब बनाया था, तो उनको जूट की चप्पलें अभी गिफ्ट करी थी, उसी के बाद ये चीज़ें आई हैं। ठीक। अब देखिए, चेन्नई में अभी इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री जी ने, आज करेंगे 12 जनवरी को। कौन सी स्कीम है? न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड रेफरल हॉस्पिटल। ठीक, कहाँ पे? चेन्नई में किया, 12 करेंगे। ठीक, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, लेकिन ये वाला जो है आपका, ये तमिलनाडु में किया, ये वाला जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर क्लासिकल तमिल, ये चेन्नई में इनॉग्रेट करेंगे आज ही के दिन। और इसमें पूरी तरीके से पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसमें जो क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल, उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये परिसर नया बनाया गया है और 3 मंजिला का परिसर है, और इसमें रिसर्च भी होगी। थिरुकुरल करके एक जो है एक महाकाव्य है तमिल का, संगम लिटरेचर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडियन की कई सारी लैंग्वेजेस में, और 100 जो है आपका फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो अच्छा है, भारत की अखंडता और तमिल जो साउथ के पीपल हैं उनमें हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए बढ़िया चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है। ठीक। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 79th अभी था, इसमें कई जो आपका जो है अवार्ड दिए गए, इसको आप लोग ऊपर जाके देख सकते हैं। ऑंग सान सू की, ये म्यांमार में है। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद, दशकों के बाद जो है मिलिट्री रूल को हटाकर नवंबर 2020 में जो है सरकार बनाई थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, लेकिन फिर से मिलिट्री वाले पर्सन्स ने जो है तख्ता पलट कर दिया, और 1 फरवरी 2021 में फिर से बैठ गए। और अब इनके ऊपर जो है बेफजूल के केसेस लगा के इनको करीबन 100 साल से ऊपर की जेल की सज़ा सुनवा चुके हैं। जजेस रिक्यूज़ल, मतलब जज कहते हैं कि भैया इस केस में हम नहीं बैठेंगे। ये तब होता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कभी उन्होंने हाई कोर्ट के जज रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोट होकर आ गए, तो कोई केस पे उन्होंने जजमेंट दिया था, वो केस फिर से अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो उस पर थोड़ी ना वो जजमेंट देंगे, उनका खुद का जजमेंट दिया हुआ वहाँ पर है। बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, किसी कंपनी से रिलेटेड मान लीजिए कोई केस है, उसके शेयर्स उनके पास हो, कोई पर्सनली उनका जो है उनका अटैचमेंट हो, तो उस पर ये लोग हट सकते हैं। चंद्रचूड़ जी और एक और जो है उन्होंने यहाँ पर किया है, रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को। और ये किया जाता है किस प्रिंसिपल के अंतर्गत? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून का उचित जो है प्रयोग। तो उसमें आपका ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। ठीक, किस केस के ऊपर अभी ये किया गया है, जो जिसकी वजह से करंट अफेयर में है, जो आपकी कृष्णा रिवर है, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो है डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट से इन्होंने, जजेस ने कह दिया कि हम इससे हटना चाहते हैं। और जब हट जाएगा जज, तो फिर जो है उस पर नई फ्रेश बेंच बनानी पड़ेगी। और वो कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि वो होते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। ये वैल्यू एडिशन है आप लोगों के लिए। अभी सेकंड राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करता है इसको, श्रम मंत्रालय। और इसमें जो है महिलाओं की जो है बड़ी है पार्टनरशिप, जो है भागीदारी इसमें एम्प्लॉयमेंट में। इन्होंने कहा 87% जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 9 सेक्टर्स जो होते हैं उन्हीं में से आ जाता है। ज़्यादातर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें कैजुअल लेबर और अनुबंधित जो लेबर जो होते हैं आपका संविदा पे, वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। वो ऐसे लेबर्स को क्या होता है कि वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी कम होती है, जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक,
तो इसी साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। होमवर्क जो दिया गया है वो जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। डेली स्टडी प्लान, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन होता है 8 बजे, जो है डाउट डिस्कशन सेशन होता है, रोज़ लाइव होता है। और साथ ही साथ सुबह 6 बजे हर रोज़ आप लोग को करंट अफेयर दिया जाता है, डेली करंट अफेयर। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी आप लोग कोई डाउट है, कोई काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कोई पेड ग्रुप कब चालू होगा, जैसे भी कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द कुछ जो है और संगठित तरीके से कुछ पेड ग्रुप भी चालू करेंगे, उसका जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा। मैसेज आप लोग करते रहिए, जैसे जैसे डिमांड होगी जैसे वैसे वैसे आपको और अच्छा जो है क्वालिटी मटेरियल और संगठित तरीके से जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। इस एजुकेशन मिशन को बढ़ाना है। आप लोग हमारे CSFS के टीम के मेंबर्स हो, आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर बढ़ाइए। ठीक, जय हिंद। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।